हेलो बच्चों, वेलकम टू EBCL लेक्चर नंबर 12 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पार्ट 2। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस की बात करी थी और हमने देखा था दैट हु कैन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, लेकिन हमने ये नहीं देखा था हु कैन नॉट ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। जनरल रूल जो मैंने इस केस के अंदर तुमको बताया था वो ये था एवरी पर्सन कैन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी एज पर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बट देयर आर certain exceptions. Every kind of property can be transferred. Any person who is competent to transfer the property can transfer the property, but there are certain exceptions in the case when that property cannot be transferred. तो 7 डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, उसके अंदर कोई भी राइट ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है जिसको बोलते हैं चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट। इसको स्पीच सक्सेशन भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है दैट मेरे पास में एक चांस है कि मेरे पास में प्रॉपर्टी फ्यूचर में आ सकती है। दैट चांस कैन नॉट बी ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर हैं, उनके पास में कोई प्रॉपर्टी है। अब ये बात बड़ी ऑब्वियस ही है कि उनकी डेथ के बाद में प्रॉपर्टी मेरे पास में आएगी। दिस इज अ चांस, देयर इज अ चांस दैट ड्यूरिंग और आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड टू मी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इस चांस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि मैं उस प्रॉपर्टी का मेरे फादर की डेथ से पहले कोई भी ट्रेड या कोई भी अग्रीमेंट किसी थर्ड पर्सन के साथ में नहीं कर सकता, ये बोल करके कि स्पेस सक्सेशन है, भैया प्रॉपर्टी मेरे पास आने वाली है। इस चांस के ऊपर आप उसको कोई भी ट्रांसफर करने का अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट चांस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, लिखा हुआ भी है इसके अंदर। सपोज ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बी इज हिज सन, बी इज द हेयर ऑफ एन ए। So during the lifetime of his father A, B has only a hope expectancy that he will inherit the property of his father. होप है खाली। अगर उसने ऐसा कुछ किया या उसके फादर ने उसके विल के अंदर उसका नाम ही नहीं लिखा कि ये प्रॉपर्टी उसके पास में ट्रांसफर होगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर उसको प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं। और अगर इस प्रॉपर्टी का उस चांस को अगर मान लो यहाँ पर एक्सेप्शन के अंदर नहीं लिया जाता, तो वो क्या करता? इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होने से पहले ही, उसके पास में आने से पहले ही वो कोई ना कोई अग्रीमेंट कर देता और फिर बहुत सारे इसके अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच बी होप्स टू गेट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए। खाली होप है, होप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। दूसरा आता है राइट ऑफ री एंट्री। राइट ऑफ री एंट्री का मतलब होता है दैट द ग्रांटी मस्ट अबाइड बाय द स्पेसिफाइड कंडीशन और ग्रांटी और बाय अबाइड में री एंटर एंड टेक बैक द प्रॉपर्टी। सिंपली मैं अगर इसको बोलूं कि लेजर ने लेजी को कोई प्रॉपर्टी लीज पर दी है और उस प्रॉपर्टी को लीज पर देने के बाद में उसने कोई कंडीशन लगाई है या एट द टाइम ऑफ लीज उसने कोई कंडीशन लगाई है कि आपको ये चीज़ें करनी है और आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। उसकी प्रॉपर्टी कंडीशन लगा सकता है, वो उसको यूज़ करने के देने के लिए वो कोई भी कंडीशन लगा सकता है। ठीक है, अब कोई एक्सप्रेस कंडीशन उसमें लगाई गई है और उस कंडीशन का उस लेजी ने कोई फॉलो उस कंडीशन को नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, तो राइट विच द लेजर हैज़ the right which the lessor has against the lessee for breach of an express condition which provides that on its breach the lessor may re-enter is called the right of re-entry। ये उसका राइट है। मान लो मैं लेजर हूँ, ठीक है, और सिमरन जो है वो लेजी है तो मैंने कोई प्रॉपर्टी उसको लीज पर दी और मैंने उसको बोला कि आप इसको सब लीज पर मत देना, लेकिन उसने ये बात मानी नहीं और उसको सब लीज पे दे दी। नाउ आई हैव द राइट टू री एंटर माई प्रॉपर्टी। मैं तुमसे वापस से प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास में ले लूंगा। इसको बोलते हैं राइट ऑफ री एंट्री। ये राइट ट्रांसफर नहीं हो सकती है। राइट ऑफ री एंट्री इज अ पर्सनल बेनिफिट विच कैन नॉट बी ट्रांसफर। मेरा पर्सनल बेनिफिट है ना, ये तो ट्रांसफर तब होगा जब मैं पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूँ, प्रॉपर्टी बेच दूँ। अब वो जाने और सामने वाले पर्सन का काम जाने, मेरा कोई राइट ही नहीं उसके अंदर। सो राइट ऑफ री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगला आता है ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी, ईजमेंट अलग अलग तरीके की होती हैं। सो ईजमेंट इज अ राइट एंजॉयड बाय द ओनर और द ऑक्यूपायर ऑफ लैंड और द लैंड of another for beneficial enjoyment of his land and such as right of way, right of light, right of support etc। मेरा एक प्रॉपर्टी है, मेरी एक प्रॉपर्टी से
किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का होके रास्ता जाता है तो वो क्या है, वो है ईजमेंट। उसको राइट ऑफ वे भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके के ईजमेंट होते हैं। सो इट इज़ द राइट टू यूज अनदर पर्सनस लैंड फॉर अ स्टेटेड पर्पस। इट कैन इन्वॉल्व जनरल और स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन है ईजमेंट की, कि मेरी जमीन में से कोई व्यक्ति अपनी जमीन का में जाने के लिए उसका यूज कर रहा है। मान लो मेरा घर है, मेरे घर से कोई मेरे घर के एडजॉइनिंग एक घर और है, वो अपने घर में जाने के लिए मेरे घर के कॉमन गेट का इस्तेमाल और मेरे घर के गेट का और रास्ते का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कॉमन रास्ते होते हैं, कई छोटे छोटे कंजेस्टेड सिटी में घर होते हैं, उनके कॉमन रास्ते होते हैं, दो घरों के एक। सो दैट इज राइट ऑफ वे, उसको ईजमेंट बोलते हैं। ईजमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, राइट ऑफ वे इज अ पार्ट ऑफ ईजमेंट। तो ये राइट ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि ये राइट दोनों मिल करके एंजॉय कर रहे हैं। ये राइट तभी ट्रांसफर होगा जब मेरी प्रॉपर्टी जिसमें से हो करके मेरा पड़ोसी जा रहा है अपने घर में, वो राइट तभी ट्रांसफर हो पाएगा जब मैं मेरा घर ही बेच दूं। अब मेरा घर मैंने अगर किसी को बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल भानु सर को बेच दिया, अब भानु सर जाने हैं और वो पड़ोसी जाने हैं, ठीक है, मेरा कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। अलग से उस राइट ऑफ अलग से उस ईजमेंट को, राइट ऑफ वे को सेल नहीं कर सकते हो, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। So easement alone cannot be transferred, but it can be transferred only in the case if the property to which such easement belong is sold. ये लिख लेना, मैं बोला है यहाँ पे, तुम पॉज करके इसको लिख लेना। अगला आता है restricted interest or personal interest. There are certain rights which are reserved for certain person. These are known as restricted interest. Restricted interest cannot be transferred to another person. Religious office are also included in the restricted interest. अब क्या होता है, मंदिर में पुजारी अगर काम कर रहा है तो मंदिर में जो भी चढ़ावा आएगा वो सब किसके पास में जाएगा, वो जाएगा पुजारी के पास में। ठीक है, तो वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। प्रीस्ट ऑफिस, राइट ऑफ प्रीएम्पशन अंडर मोहम्मदियन लॉ, वो सब चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ये सब खाली उन्हीं की प्रॉपर्टी हैं और इसका कोई ट्रांसफ़र का कोई प्रोविज़न नहीं है। अगला आता है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस पर्सनल बेनिफिट टू whom it is granted. Right to future maintenance cannot be transferred. However, arrears of future maintenance can be transferred. Example, the right of Hindu widow to maintain is a personal right which cannot be transferred. अब मान लो क्या हुआ, एक सेकेंड, एक हिंदू विडो है, उसको गवर्नमेंट से कोई पेंशन मिलती है। अब ये उसका पर्सनल राइट है, पेंशन यहाँ पे गवर्नमेंट केवल उस विडो वुमेन को दे रही है। अब वो विडो वुमेन चाहे तो अपने उस राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसका पर्सनल राइट है, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मान लो कोई ओल्ड एज पेंशन यहाँ पे गवर्नमेंट देती है किसी ओल्ड एज पर्सन को, अब वो उसका राइट है यहाँ पर, वो राइट उसको उसके ओल्ड एज की वजह से मिल रहा है, दैट राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। उसका वो फ्यूचर का भी राइट को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता और प्रेजेंट राइट को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगला जो 6 पॉइंट आता है दैट इज राइट टू स्यू। मेरे पास, हर व्यक्ति के पास में इंडिया में कोई ना कोई राइट है केस करने का। अ मियर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर। मैं कोई लीगल केस लॉ सूट फाइल कर सकता हूँ, ये राइट है मेरा, मैं अपने इस राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। पर्सनल राइट्स, पर्सनल बेनिफिट्स कभी भी ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। ये फंडामेंटल राइट्स हैं सारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन से आपको मिले हुए हैं, इनके साथ में आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। राइट टू ट्रांसफर टू द राइट रेफर्स टू अ राइट टू डैमेजेस अराइजिंग बोथ आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज टॉर्ट्स। किसी भी तरीके का कोई भी राइट हो, कोई डैमेज क्लेम करने का आपका राइट है, कोई कॉम्पेंसेशन क्लेम करने का अगर आपका राइट है, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर। सो अगला आता है ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसर। जो भी हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जिनको सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, आर्मी पर्सनल्स हैं उनको सैलरी मिल रही है या उनको पर्सनल क्या कहते हैं अपना पेंशन मिलती है, वो सब कुछ भी ट्रांसफ़र आप उसको नहीं कर सकते। रीज़न भी बड़ा सिंपल, वही लॉजिक है इसका, वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी और आपकी जो आइडेंटिटी है एज अ पर्टिकुलर पर्सन और अ गवर्नमेंट ऑफिसर और एन आर्मी ऑफिसर और अ डिफेंस पर्सनल, उसकी वजह से आपको मिल रहा है। अगर अब वो आपकी आइडेंटिटी होती ही नहीं है तो वो आपको
पैसा मिलता ही नहीं, या उतना नहीं मिलता, उस डिग्निटी के साथ में नहीं मिलता जैसा भी मिल रहा है, दैट राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। अगला आता है रिस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर और प्रॉपर्टी। रिस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर यानी कि ऐसी कोई कंडीशन लगा देना कि आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर। और रूल अगेंस्ट इनएलिएनेबिलिटी, रूल अगेंस्ट इनएलिएनेबिलिटी। रिस्ट्रेंट का मतलब कुछ चीज़ें, कुछ राइट्स अपने पास में रखना, कुछ कंट्रोल अपने पास में रखना, दैट इज रिस्ट्रेंट। इनएलिएनेबिलिटी का मतलब होता है that it is a natural right that cannot be revoked by an outsider, कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके उस राइट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब होता क्या है that when property is transferred, the transferee should not restrain absolutely from alienating the property. One may give property to another subject to condition, but the condition should not be one which absolutely prevents the transferee from alienating the property. For example के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पर या फिर किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दी। किस कंडीशन पर सेल करी कि भैया तुम अगर कभी तुमको ये प्रॉपर्टी रेंट पर देनी है या इस प्रॉपर्टी को तुम्हें अगर कभी फ्यूचर में बेचना है तो तुम मेरे अलावा किसी को भी सेल नहीं कर पाओगे या मेरे अलावा किसी को भी तुम रेंट पर नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, सेल होने के बाद में भी मैंने मेरे कुछ राइट्स उसके अंदर रिस्ट्रेन कर लिए, ये अलाउड नहीं है। अगर आपको सेल करना है तो आप एब्सोल्यूट ट्रांसफर करो, कंडीशनल ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। सो अभी रीड करते हैं इसमें क्या बोला है। इफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन विच एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेन द ट्रांसफरी फ्रॉम पार्टिंग विथ, पार्टिंग विथ मतलब पीछा छुड़ाना, with or disposing of his interest in the property, such a condition or limitation and not the transfer itself is void। ट्रांसफर तो void नहीं होगा लेकिन जो आपने कंडीशन लगाई है उसके ऊपर वो void होगी। यहाँ पे the transfer takes effect and is valid and the condition to alienate the property is void, वो कंडीशन void होगी क्योंकि ट्रांसफर यहाँ पर वैलिड को, ट्रांसफर को यहाँ पर void इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि ट्रांसफर तो आपने नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे किया है, सारी कंडीशन आपने ट्रांसफर की यहाँ पे फुलफिल करी हैं और जो पर्सन है वो एलिजिबल भी है ट्रांसफर बनने के लिए और आप भी एलिजिबल हो ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो कंडीशन है दैट कंडीशन इज वॉइड। सो रिस्ट्रेंट ऑन एलिलिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी आइदर एब्सोल्यूट और पार्शियल। आप यहाँ पर एब्सोल्यूट कोई कंडीशन लगाई या पार्शियल कोई कंडीशन आपने लगा दी। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट इज वॉइड बट द ट्रांसफर इज वैलिड। सॉरी लाइट चली गई है।